तो आपका फिर से स्वागत है। तो अब ये रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, बाकी सब बहुत हो गया। आज मैं अपने आंत के बैक्टीरिया को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, ताकि मेरी आंत की परत भी बेहतर हो, ताकि मेरे शरीर में सूजन कम हो, ताकि मुझे आधुनिक पुरुषों वाली बीमारियां ना हो। औद्योगिकरण से आधुनिक पुरुष, तब से यह है जो हुआ है। ये सभी नई अर्जित बीमारियां हैं जिनको हम अभी देख रहे हैं, और ये हमारी जीवन शैली है। और इस अगले भाग में मैं आपकी जीवन शैली के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें माइक्रोबायोम भी शामिल है, क्योंकि ये सब आपके शरीर का एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। मैं अपने मरीजों के साथ व्यावहारिक रूप से क्या करता हूं? बेशक मैं उनका पूरा इतिहास जांचता हूं, बाकी सब कुछ, लेकिन मेरी आखिरी सलाह क्या है? पहली, उपवास। मैं उन्हें उपवास करने के लिए क्यों कहता हूं? इसका माइक्रोबायोम से क्या लेना देना है? अच्छा, जब आप उपवास करते हैं तो सोचो आपके पेट में मौजूद बुरे जीवों का क्या होता है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, और मैंने आपको बताया था कि उनका आधा जीवन बहुत छोटा होता है, इसलिए वे मरने लगते हैं। इसलिए उनकी आबादी कम हो जाती है। अच्छे जीवों की आबादी अच्छी बनी रहती है, बल्कि यह और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि शरीर उन्हें संरक्षित रखना चाहता है और उन जीवाणुओं को खिलाने के लिए रसायन पैदा करता है। तो उपवास करने से जीवाणु वनस्पतियों में नाटकीय बदलाव आता है। यह बार बार साबित हुआ है। उपवास से आपको सिर्फ एक ही तरह से फायदा नहीं होता। ठीक है, मैं उपवास कर रहा हूं इसलिए मैं कोई भी खाना नहीं खा रहा, लेकिन नहीं, आपके ब्यूटेरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, आपके कीटोन्स बढ़ जाते हैं, आपका मस्तिष्क बदल जाता है, इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी आ जाती है और मस्तिष्क में न्यूरोट्रॉफिक कारक हो सकते हैं। लेकिन कीटोसिस और जैव रसायन में कुछ बदलाव वास्तव में आपके आंत के फ्लोरा को भी बदल देते हैं। इसलिए यह बहुत दिलचस्प है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो उपवास आपके आंत के फ्लोरा में सुधार करता है। वास्तव में अगर आप शीत निद्रा में सो रहे जानवरों को देखें, तो आप जानते हैं कि जब वे उस अवस्था में उपवास करते हैं तो माइक्रोबायोम में बहुत बड़ा बदलाव होता है। गैस्ट्रिक बाईपास करवाने वाले लोगों में माइक्रोबायोम बदल जाता है, और हम सोचते हैं कि सभी गैस्ट्रिक बाईपास वे बस कम खा रहे और कम मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन नहीं। अब हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद होने वाले ज्यादातर बदलाव, लाभकारी बदलाव माइक्रोबायोम में बदलाव के परिणाम स्वरूप होते हैं। यह पूरी तरह से बदल जाता है, बहुत बड़ा बदलाव। इसी तरह आपको मधुमेह, मोटापा और रुग्ण मोटापे से जुड़ी अन्य सभी बीमारियां होती हैं। और मोटापे की बात करें तो मैं बस दो बातें कहना चाहता हूं। अगर आपका बीएमआई 40 से ज्यादा है तो आपने अपनी जिंदगी के 7 साल गंवा दिए हैं। अगर आपका बीएमआई 50 से ज्यादा है तो आपने अपनी जिंदगी के 14 साल गंवा दिए हैं। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मोटापा बस आपके शरीर के अंदर चल रही किसी चीज का एक लक्षण है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि ओह हां मैं मोटा हूं। कुछ मरीज मोटे होते हैं, हां, और उनके शरीर में कोई सूजन नहीं होती। और आप लिवर देखें तो उनमें फैटी लिवर नहीं होता, उनमें सूजन के निशान नहीं होते, उनमें छोटा घना एलडीएल नहीं होता, उन्हें एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता। और अगर मैंने उनकी चर्बी की बायोप्सी की तो शायद उसमें इम्यूनोसाइट्स नहीं होंगे। वे अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हम इसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। मोटापे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप लंबी और क्रियाशील जिंदगी चाहते हैं तो अपना बीएमआई सामान्य कर लें। यह बहुत जरूरी है। इसलिए मध्यवर्ती उपवास करें, समय सीमा के अनुसार भोजन करें। याद रखें, आपके माइक्रोबायोम का भी एक सर्कैडियन पैटर्न होता है। तो अगर आप हर 2 घंटे में खा रहे हैं तो आपने अपने माइक्रोबायोम के सर्कैडियन पैटर्न का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया है। तो इसलिए वह माइक्रोबायोम तनावग्रस्त होगा, आपका माइक्रोबायोम गलत प्रकार का होगा, और यह बार बार साबित हो चुका है। आप हर 2-3 घंटे में खाते हैं और आपका माइक्रोबायोम समय सीमा वाले भोजन से अलग प्रकार का होगा, क्योंकि धार्मिक रूप से विकासवाद के अनुसार भी आपको हर कुछ घंटों में खाना नहीं खाना चाहिए। यकीन करने के लिए उपवास पर मेरे पिछले वीडियो देखें। आपको समय सीमा वाले भोजन का सेवन करना होगा। ठीक है, यह बहुत जरूरी है। तो उपवास, मुझे लगता है कि आप इस पर मेरी स्लाइड्स देख सकते हैं, लेकिन ये माइक्रोबायोम को प्रभावित करते हैं और आपकी सूजन को प्रभावित करते हैं। फाइबर, संपूर्ण खाद्य पदार्थ। देखिए, आपको संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। मुझे लगता था कि भोजन आंत के ऊपरी हिस्से में ठीक रहता है, ये मुश्किल से पचता है और कोलन में पहुंच जाता है। नहीं, आपको अपने और अपने कीटाणुओं के लिए खाना चाहिए। तो आप कहते हैं ये मेरे लिए है। ठीक है, ये एक मिठाई है, अगर आप इसे खाने वाले हैं तो ये मेरे लिए है। ये सब मेरे इलियम के आधे हिस्से में पहले ही अवशोषित हो जाएगा। ये सब खत्म हो गया है, नीचे जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। कभी कभी कुछ नीचे चला जाता है और छोटी आंत में अतिवृद्धि का कारण बनता है। छोटी आंत में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि, क्योंकि वे कीटाणु जिन्हें चीनी पसंद है,
वे आपके इलियम के अंतिम भाग में पनपते हैं और आपको यह स्थिति हो जाती है। बल्कि 61% मोटे रोगियों में संभवतः एसाइबो नामक बीमारी होती है। 36% मोटे रोगियों में संभवतः एसआईबीओ होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें छोटी आंत में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि है, जो आपके कोलन में हो रही डिस्बियोसिस है। अब ये बैक्टीरिया रहने के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, वे आंत में रहने लगते हैं और वहां तबाही मचाते हैं। तो ये वो मरीज हैं जिन्हें बहुत सारे जीआई लक्षण होते हैं, और एसआईबीओ का इलाज किया जा सकता है और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, यहां तक कि इसका प्रभावी ढंग से निदान भी किया जा सकता है। आप एसआईबीओ का निदान कर सकते हैं, आप लीकी गट का निदान कर सकते हैं। तो ये सभी परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन यहां मुद्दा यह है कि आपको अपने आहार में विभिन्न प्रकार के फाइबर वाले संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। और हम ये अपने भूमध्य सागरीय आहार से, संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने वाले लोगों के आहार से जानते हैं। उन्हें सही फाइबर मिलता है। संपूर्ण खाद्य पदार्थ। आप सभी नीले क्षेत्रों की समानता देखें, वे क्या खाते हैं। तो कुछ लोग उतना फाइबर नहीं खाते, लेकिन वे जो कुछ भी खाते हैं वह सब संपूर्ण खाद्य पदार्थ होता है। तो क्योंकि यह सब संपूर्ण खाद्य पदार्थ है, यह सही बैक्टीरिया को पेश भी करेगा और लाएगा। तो उदाहरण के लिए इनुइट, वे उतना फाइबर नहीं खाते, लेकिन वे जो खाते हैं, जो थोड़ा बहुत खाते हैं, वह सही माइक्रोबायोम के विकास को बढ़ावा देता है। हाँ, किण्वित खाद्य पदार्थ। मैं अपने सभी मरीजों को रोजाना किण्वित खाद्य पदार्थ खाने के लिए कहता हूं। अगर आपको नैटो पसंद है तो आपको सौकरक्रैट, किमची या नैटो खाना चाहिए। जापानी लोगों को नैटो बहुत पसंद होता है। नैटो क्या है? नैटो किण्वित सोया है। आप घर पर इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। आप सोयाबीन को किण्वित कर सकते हैं, और हां, आप दही भी खा सकते हैं। लेकिन मुझे केफिर पसंद है। मुझे केफिर बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वास्तव में कोलन तक पहुंचता है और इसके बहुत फायदे हैं। जितने ज्यादा विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, उतना ही बेहतर होगा। और यह बहुत जरूरी है। किण्वित खाद्य पदार्थ। पूरक आहार। कुछ पूरक आहार हैं जो मैं अपने मरीजों को उनके आंत के बैक्टीरिया को बेहतर बनाने के लिए देता हूं। उनमें से एक निश्चित रूप से ओमेगा 3 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह आंतों के एल्कलाइन फॉस्फेटेज का उत्पादन या उत्तेजना करता है, जो वास्तव में आंत को ठीक करता है, जिससे उन्हें लीकी गट की समस्या कम होती है। और मैं कुछ मरीजों को प्रीबायोटिक्स देता हूं, जो फाइबर सप्लीमेंट होते हैं। फाइबर सप्लीमेंट, जिसका जिक्र मैंने पहले इनुलिन के तौर पर किया था, और फिर कुछ और फाइबर सप्लीमेंट भी उपलब्ध है। लेकिन मुझे इनुलिन बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बहुत बीमार मरीजों के लिए दूसरे प्रीबायोटिक्स भी उपलब्ध है। ये मूल रूप से प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से बने होते हैं, जो फाइबर से भरपूर होते हैं, और फिर इन्हें छोटे कैप्सूल के रूप में डाला जाता है। और यह मददगार है। इनमें कोई प्रसंस्कृत तेल नहीं है, यानी इनमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 नहीं है, जो प्रसंस्कृत तेलों में पाया जाता है। इसलिए प्रसंस्कृत तेलों पर एक अलग चर्चा है। ये प्राकृतिक नहीं है, आपको ये प्रकृति में नहीं मिलते। हाँ, उदाहरण के लिए आपको मेवों में थोड़ा पॉलीअनसैचुरेटेड ओमेगा 6 मिलता है, लेकिन अनुपात कम होता है। यहां तक कि जैतून के तेल में भी थोड़ा ओमेगा 6 और थोड़ा ओमेगा 9 होता है, लेकिन अनुपात बहुत कम होता है। तो प्रकृति जब चीजों को एक साथ पैक करती है, तो वह इसे बहुत अच्छी तरह से करती है। तो जैतून का तेल पूरी तरह से मोनो अनसैचुरेटेड नहीं होता, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है। इसका केवल एक अंश ही बहुसंतृप्त है, और इसमें एक असंतृप्त भी है, और इसमें कुछ संतृप्त फैट भी है। तो यह सारे चीज का मिश्रित अनुपात है। सार यह है कि इसे प्रसंस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। जो भी चीज किसी कारखाने से आती है वह सही नहीं है। अगर वह तेल किसी कारखाने में बनाया गया था तो यह संदिग्ध है। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वे क्या करते हैं, क्योंकि ये तेल आपके बैक्टीरिया खा जाएंगे। वैसे खाड़ी में हुए उस बड़े तेल रिसाव को उन्होंने कैसे ठीक किया? उन्होंने इसे कैसे साफ किया? वो सब तेल ही तो है ना? तो बैक्टीरिया आ गए। बैक्टीरिया बचाव के लिए कुछ बैक्टीरिया फेंके जो तेल खाने वाले बैक्टीरिया हैं, और उन्होंने उस तेल को खा लिया। समझे? तो बैक्टीरिया वास्तव में बहुत सी चीजें खा सकते हैं। देखो, अगर आप काफी समय तक जीवित रहे, शायद अब से 10 लाख साल बाद या 5 लाख साल बाद, आप अपने पेट में जो भी जहर डाल रहे हैं, जैसे प्लास्टिक, आपके आंत में ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो उन सभी बैक्टीरिया या उन सभी उत्पादों को पचा पाएंगे। लेकिन आपको उस तरह की क्षमता विकसित करने में 5 लाख साल लगेंगे। तो मैं इतना लंबा इंतजार नहीं करूंगा। प्रोसेस्ड फूड, कोई मिठास नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई इमल्सिफायर नहीं। देखो, ये सब चीजें रसायन हैं। इन्हें चीजों को सुविधाजनक और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। यहीं पर प्रोसेस्ड रोल्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कुकीज। इमल्सिफायर, इमल्सिफायर बहुत ही घटिया। इमल्सिफायर से नफरत है।
इमल्सीफायर क्या है? इमल्सीफायर कुछ ऐसा कर रहा है जो अप्राकृतिक है। ये तेल और पानी लेकर उसे एक साथ मिलाता है और उसे इमल्सीफाई करता है ताकि वह एक साथ बना रहे। यह प्रोसेस्ड है। इमल्सीफायर आपके पेट के अंदर बहुत बुरा असर करते हैं। ये वही करता है। आपको इन्हें अलग करना चाहिए। आपको पता है, इमल्सीफायर बेकार। चीनी नहीं, चीनी एक प्रोसेस्ड फूड है। इसे आपके पेट में मौजूद खराब बैक्टीरिया सोख लेते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं? आपके पेट में बहुत सारे खराब कीटाणु हैं। इसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी शामिल है, जो वाकई बहुत बुरा है। क्या आप जानते हैं कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का मेटाबॉलिज्म लगभग शराब के समान ही होता है? अगर आपके बच्चे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ले रहे हैं, तो आप उन्हें कोई पेय पदार्थ भी दे सकते हैं। यह लिवर के लिए बहुत बुरा है। इसलिए किसी बच्चे को हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप देने से पहले 2 बार सोचें। फैटी लिवर आजकल बच्चों में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और आगे चलकर उन्हें लिवर फेलियर भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। असली एलर्जी की जांच। तो कुछ मरीजों को वाकई पेट की एलर्जी होती है और इसीलिए उन्हें लीकी गट की समस्या होती है। हाँ, और उन्हें ग्लूटेन से एलर्जी भी हो सकती है। तो आप ग्लूटेन टेस्ट करके देख सकते हैं कि उन्हें वाकई ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या नहीं। कभी कभी ये गेहूं, जौ, राई और ओट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण होता है, लेकिन आप कुछ मरीजों पर यह टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं, पिछले कुछ सालों से ऐसा करने के मेरे अनुभव में मुझे लगता है कि एलर्जी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। बहुत से लोग इस ग्लूटेन मुक्त आहार को अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें, कुछ लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। वे ग्लूटेन मुक्त आहार लेते हैं और फिर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रसंस्कृत ग्लूटेन मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ग्लूटेन संवेदनशील एलर्जी है, तो बस रक्त परीक्षण करवा लें। यह एक स्पष्ट अच्छा रक्त परीक्षण है जो उपलब्ध है, और फिर आप कुछ अपवाद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आप खाद्य पदार्थों के एक समूह को छोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे। तो आपको धैर्य रखना होगा और एक प्रदाता की जरूरत होगी जो आपके साथ मिलकर यह देखे कि आपको वास्तव में एलर्जी है या नहीं। अगला चरण नींद है। नींद का बैक्टीरिया से क्या संबंध है? क्या बैक्टीरिया को नींद की जरूरत होती है? इसका उत्तर है हाँ, उनका भी एक सर्कैडियन पैटर्न होता है और नींद आपकी स्वायत्त स्थिति को बदल देगी, आपको लीकी गट दे देगी। तो एक रात बिना नींद के खराब नींद आपके रक्त में एलपीएस के स्तर को बढ़ा देती है। खराब नींद के पैटर्न सूजन पैदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम ये जानते हैं। मस्तिष्क से सहानुभूति उत्पादन बढ़ जाता है। जहां तक आंत की बात है, आपको लीकी गट हो जाता है, तो आपको वास्तव में आंत की परत की मरम्मत करनी होगी। ऐसा करने के लिए 7 घंटे की अच्छी नींद लें। अगर आप सुबह तरोताजा महसूस करते हुए नहीं उठ रहे हैं, तो आपकी नींद में कुछ गड़बड़ है। आपको किसी अच्छे नींद विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। नींद की स्वच्छता जरूरी है। स्लीप एपनिया का सीधा सा मतलब है कि ठीक है, आपको रात में अपने बढ़े हुए शरीर के वजन की वजह से घुटन हो रही है, या हो सकता है कि आपकी टर्बाइनेट्स पूरी तरह से बंद हो गई हो और रात में आपकी नाक बंद हो गई हो। और वैसे ये बच्चों में भी हो रहा है। नींद की बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि आंत लीक हो रही है और इसलिए उनमें सूजन आ रही है, उनकी म्यूकोसल मोटी हो रही है, वे मुंह से सांस ले रहे हैं। नतीजतन सूजन हो रही है। नाक से सांस लेने और मुंह से सांस लेने में फर्क होता है। मुंह से सांस लेने से सूजन होती है, सूजन के निशान बढ़ जाते हैं। इसलिए इन बच्चों की नाक में सूजन आ रही है और उन्हें रात में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है, क्योंकि उनकी नाक बंद हो रही है, नाक में जकड़न हो रही है। इसी वजह से उनके कानों में भी बहुत ज्यादा संक्रमण हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसकी नाक लगातार बंद रहती है, तो उसकी जांच करवाइए और उसे खुलवाए। मुंह से सांस लेने की आदत न डालें। इससे रात में उनकी नींद पर असर पड़ता है, उनकी सीखने की क्षमता पर असर पड़ेगा। और याद रखें, एक दौर आता है जिससे आप गुजरते हैं। अगर आप इसे अभी नहीं सीखते, तो आपको पता है कि बाद में इसे सीखना बहुत मुश्किल होगा। इससे आपके कई साल बर्बाद हो जाते हैं। नींद को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर बच्चों में। तो जाहिर है, वयस्कों में भी यह बहुत जरूरी है। अगर आपको मोटापे या संरचनात्मक समस्याओं के कारण स्लीप एपनिया है, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। आप अस्थायी रूप से मास्क पहनकर भी सो सकते हैं। लेकिन जाहिर है, वयस्कों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का असली इलाज वजन कम करना है। खान पान में बदलाव, लेकिन आपकी नींद की स्वच्छता भी जरूरी है। रात में नीली रोशनी देखने से आपकी गहरी नींद की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। तो आपको रोशनी कम करनी होगी और सोने से पहले अपने शरीर को आराम की अवस्था में आने देना होगा। तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन। क्या तनाव आंतों में रिसाव, सूजन और एलपीएस जैसे सूजन संबंधी लक्षणों को बढ़ा सकता है? और इसका जवाब जोरदार हां है। तो बस एक बुरा तनावपूर्ण दिन रहा,
आपके शरीर में ढेर सारे एलपीएस गुजर गए, लेकिन यह बहुत जरूरी है। इसीलिए हर किसी को किसी न किसी तरह का विश्राम जरूर सीखना चाहिए। ध्यान एक बेहतरीन तरीका है। यह तनाव प्रबंधन का एक बेहतरीन तरीका है, और इसमें मैंने बायोफिलिया भी जोड़ा है। तो क्या आप जानते हैं कि बायोफिलिया क्या है? तो बायोफिलिया एक बेहतरीन शब्द है। बायो का मतलब है जीवन, यानी पर्यावरण। फिलिया का मतलब है प्यार। तो जब आप पहाड़ों, पहाड़ियों, घास के मैदानों, पार्क या यहां तक कि समुद्र तट पर टहलने जाते हैं, तो आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं टहलने गया था? नहीं, क्योंकि आप शहर के कंक्रीट के जंगल में भी टहलने जा सकते थे, और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना अच्छा लगता। लेकिन बायोफिलिया कुछ खास है। आपको एक सुकून और अद्भुत एहसास मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में बैक्टीरिया भी होते हैं। हर सांस के साथ आप लाखों बैक्टीरिया अपने अंदर ले रहे होते हैं। क्या आपको यह पता था? मेरा मतलब है, आपको लगता है कि हम यहां बहुत चालाक हैं। हम अपने हाथ अल्कोहल से धोते हैं और एसी चलाते हैं और बाकी सब कुछ। लेकिन असल में यहां की हवा बाहर की हवा जितनी अच्छी नहीं है। आप असल में बैक्टीरिया सोख रहे हैं, ले रहे हैं। आप ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अपने शरीर में जैव विविधता चाहते हैं। क्योंकि शरीर हमेशा यही सोचता रहता है, ठीक है, मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। आपकी हर सांस लाखों करोड़ों बैक्टीरिया अपने अंदर ले लेती है। समुद्र के पानी की एक बूंद में 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। शायद इसीलिए जब आप नदी या समुद्र में तैरने जाते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आपका बायोफिलिया आपको माइक्रोबायोम में वो बदलाव देता है जिनकी आपको इसे बेहतर बनाने के लिए जरूरत होगी। क्या कमी है? ठीक है, ये बैक्टीरिया गायब हैं, ये सब आते हैं। ये बैक्टीरिया मेरे पास बहुत है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और 99.9% बैक्टीरिया इंसानों के लिए हानिरहित है, लेकिन हमने उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है और उन्हें भूखा रखकर और एंटीबायोटिक दवाओं से मारकर उन्हें खत्म करने की कोशिश की है। और आप जानते हैं, ये अनावश्यक एजेंट जैसे कि ये नली के पाइप जो इन खास तरह के प्लास्टिक से बने होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं। क्यों? ऐसा करके आप क्या हासिल करेंगे? समझे? तो बायोफिलिया वाकई जरूरी है। खुद को पर्यावरण में रखना, अपने पर्यावरण को बदलना बहुत जरूरी है। व्यायाम। अब हमने व्यायाम के बारे में थोड़ी बात की, तो व्यायाम इतना मददगार क्यों है? क्या व्यायाम करने पर आपके पेट के फ्लोरा में बदलाव होता है? इसका जवाब है हाँ। तो हम जानते हैं कि व्यायाम हृदय प्रणाली के लिए अच्छा है। क्या हमने इसका सही कारण पता लगाया? किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि व्यायाम हृदय रोग के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। हाँ, एरोबिक क्षमता होना बहुत अच्छा है, ताकि आप एनारोबिक न हो जाए और आपकी हृदय गति बहुत ज्यादा न बढ़े और आपका रक्तचाप भी ज्यादा न बढ़े। आप कम मेहनत में भी उतनी ही वॉट क्षमता का काम कर सकते हैं। तो आपको हृदय की फिटनेस की जरूरत है, ठीक है? यह आपकी धमनियों के जैव रसायन से अलग है। आपके जैव रसायन को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम भी मदद करता है, रक्त वाहिकाओं को बेहतर बनाता है। कैसे? ऐसा करने का एक तरीका ब्यूटीरेट है। तो जब आप व्यायाम करते हैं तो आप वास्तव में ब्यूटीरेट बनाते हैं, और ब्यूटीरेट वास्तव में आपकी रक्त वाहिकाओं की स्थिति में सुधार करता है, और वास्तव में यह एथेरोस्क्लेरोटिक विरोधी है। हॉर्मेसिस। मैंने इसमें हॉर्मेसिस क्यों डाला? हॉर्मेसिस एक तरह का तनाव है जिससे शरीर गुजरता है, और यह हॉर्मेसिस असल में आपके शरीर को अगले साहसिक कार्य के लिए बेहतर बनाता है। क्या व्यायाम आपके पेट के बैक्टीरिया को भी बदलता है, क्योंकि यह हॉर्मेसिस का एक रूप है? और इसका जवाब है हां। तो क्या होता है? मान लीजिए मैं 4 मील या 3 मील टहलने जाता हूं। मेरा शरीर, मेरी शारीरिक भाषा इस प्रकार है, उसने अपना वातावरण बदल लिया है। वह एक नई जगह पर गया है, और एक नई जगह नई चुनौतियां देगी, इसलिए मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। और एक नई जगह में नए बैक्टीरिया होंगे, मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। समझे? तो यह आपके माइक्रोबायोम सहित शरीर में बदलाव लाता है, क्योंकि यह अनुमान लगाता है कि एक नया वातावरण आने वाला है और मुझे इस नए वातावरण को बेहतर ढंग से संभालना होगा। इसी तरह आपका शरीर जानता है। आपके शरीर को कैसे पता चला? वे कौन से संकेत हैं जिन्होंने उसे बताया कि मैं जिस जगह पर हूं उसमें यह बदलाव आया है? तो यह होम्योस्टेसिस को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जब भी आपके होम्योस्टेसिस में कुछ हद तक चुनौती आएगी, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार होगा। और एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रतिरक्षा समस्या है। यह एक प्रतिरक्षा समस्या है, यह एक सूजन की समस्या है। इसलिए हॉर्मेसिस जरूरी है। किसी प्रकार का तनाव, व्यायाम, उपवास हॉर्मेसिस है।
उपवास और व्यायाम के अलावा मैं और क्या करता हूं? मैं गर्म सोना करता हूं। ठीक है? अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार सोना करते हैं, तो यह अचानक हृदय मृत्यु को 50% से ज्यादा कम कर देता है। और हां, इसका संबंध हीट शॉक प्रोटीन और बाकी सब चीजों से है। मेरे पास आंत के बैक्टीरिया पर डेटा नहीं है, लेकिन अगर आपको शोध में रुचि है और ऐसा लगता है, तो जाइए और उस पर कुछ शोध कीजिए। मुझे यकीन है कि आप पाएंगे कि अंततः वे यह भी पाएंगे कि सोना आंत की परत और आपके जीवाणु वनस्पतियों में भी बदलाव लाता है। इस तरह यह सूजनरोधी है। तो किसी न किसी तरह का हॉर्मेसिस आपके पास किसी न किसी तरह का होना चाहिए। और अगर आप दिन भर बस बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहेंगे, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। अगला कीड़ा जो भी आएगा, चाहे वह निमोनिया हो, कुछ भी हो, बिंगो, आपको लग ही जाएगा, आपको लग ही जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगी। और आपको साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये कहने के लिए विनियमित नहीं थी कि ठीक है, ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो, ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो, ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो। क्या आपको वो टीआरईजी कोशिकाएं याद है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था? क्या आपको आंतों में मौजूद ट्रेक कोशिकाएं याद है? नियामक कोशिकाएं। ये टीआरईजी कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में आपकी थाइमस ग्रंथि में भी जाती हैं, और थाइम खासकर विकास के दौरान। यही वो गुरु है जो कहता है, ठीक है, ये सभी निम्नलिखित प्रतिजन, ये सभी मित्र हैं, अब इन पर प्रतिक्रिया मत करो, ठीक है? अब बाहर जाओ और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को यह जवाब बताओ। और वे वहां जाकर पूरे शरीर को बताते हैं, अरे मेरे यहां बहुत सारे दोस्त हैं, आप इन लोगों पर प्रतिक्रिया मत करो, ठीक है? उन पर प्रतिक्रिया मत करो, ये मेरे दोस्त हैं, ट्रैक्स। और यही वो होम्योस्टेसिस है जिसमें हमें रहना चाहिए। और यही इसका सार है, इस होम्योस्टेसिस को बनाए रखना। तो आपको समय समय पर इस पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि जो आपको मारता नहीं है वो आपको मजबूत बनाता है ना? किसी ने ऐसा कहा था, तो लीजिए लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह मेरे ऑफिस में व्यावहारिक रूप से किए जाने वाले काम के बारे में मददगार रहा होगा, क्योंकि इसकी जैव रसायन विज्ञान को समझना बेशक बहुत जटिल है और इसमें और भी बहुत कुछ नया करना पड़ता है। लेकिन यह व्यावहारिक कदम है जो आप आज उठा सकते हैं। आज आप ये बदलाव कर सकते हैं। इनमें से कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। आप कर सकते हैं, बस आपको अपना मन बनाना होगा। क्या आप आज पुरुषों की पुरानी बीमारियां चाहते हैं, या आप 98 साल की उम्र में मरना चाहते हैं, बस सड़क पर चलते चलते और मरते हुए? क्योंकि मैं यही चाहता हूं। इनमें से कोई भी पुरानी बीमारी या विकलांगता नहीं। हम ऐसा नहीं चाहते, मानसिक रूप से भी नहीं। आपको अल्जाइमर से डरना चाहिए। अल्जाइमर, मैं आपको बता दूं, अल्जाइमर पूरी तरह से सूजन पैदा करने वाला होता है। ये ज्यादातर सूजन पैदा करने वाला होता है। और आप अल्जाइमर से लड़ना चाहते हैं, आप ऐसा करें। इसकी गारंटी नहीं है कि आपको ये नहीं होगा, क्योंकि अल्जाइमर के और भी रूप है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको अल्जाइमर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो अल्जाइमर ना हो, शारीरिक बीमारी ना हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ना हो, किसी भी अंग की खराबी ना हो। हाँ, अपनी मांसपेशियों को बनाए रखें, अपनी मांसपेशियों की ताकत बनाए रखें, अपनी मांसपेशियों को बढ़ाएं, उन्हें बनाए रखें। अच्छी नींद लें, अपने पेट के बैक्टीरिया ठीक करें। हम अगली यात्रा में आपसे मिलेंगे। अगर आप मेरी अगली यात्रा पर आ रहे हो, तो वह यूएसएस एंटरप्राइज पर होगी। तो उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ आ सकोगे। तब तक सुरक्षित रहे।